बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सरजफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक है हमारा मुआशी तरक्की में। आज तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता मुल्कों में फ़र्क। दुनिया में तरक्की पजीर मुल्कों की फहरिस्त बहुत बड़ी है। गो दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों की भी कमी नहीं है, लेकिन तरक्की याफ्ता मुल्कों की निस्बत तरक्की पजीर मुल्क कम हैं। बर्राज़म एशिया की अगर आप बात करें तो यहाँ ज़्यादातर ममालिक जो है वो तरक्की पजीर ही हैं। अगर आप एशिया के कुछ इलाकों की बात करें, इसमें चाइना, जापान वगैरह कुछ आगे निकल गए, लेकिन मैं यहाँ ये बताता चला जाऊँ कि चाइना इतना आगे निकल गया, इसके बावजूद भी चाइना में गुर्बत है और अच्छी खासी है। इसी तरीके से इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे के सारे कंट्रीज़ जो हैं ये तो स्टूडेंट तकरीबन गरीब ही हैं। तो तरक्की पजीर ममालिक के सफ़ में हम आते हैं। पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था कि तरक्की पजीर मुल्कों की खुसूसियात क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं। आज हम ये देखेंगे कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान में फ़र्क क्या है। तो स्टूडेंट, आज हम ये देखेंगे कि तरक्की पजीर मुल्कों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में डिफरेंस क्या है। दुनिया में बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उसमें अमेरिका है, बरतानिया है, स्विट्ज़रलैंड है, जापान है, जर्मन है। ये वो कंट्रीज़ हैं, ये वो कौमें हैं जो तरक्की याफ्ता हैं, बहुत आगे निकल गई दौलत के लिहाज से। और तरक्की पजीर मुल्कों में हम लोग आते हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हमसे भी नीचे हैं इंतहाई गरीब कंट्रीज़ भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर कांगो है, सूडान है, भूटान है। ये तो तरक्की पजीर मुल्क भी नहीं कहना चाहिए उनको, ये तो इंतहाई गरीब कंट्रीज़ हैं। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि तरक्की पजीर मुल्कों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में फ़र्क क्या है। तो स्टूडेंट, इन दोनों कैटेगरीज़ में सबसे बड़ा पहला फ़र्क जो है वो है आमदनी का। जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी आमदनियाँ बहुत कम हैं, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक की आमदनियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप तरक्की पजीर मुल्कों की बात करें पाकिस्तान में, तो इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन $1500 सालाना औसतन एक आदमी की आमदनी है। उसके मुकाबले में अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इस वक्त जो है वो 60,000 से भी ऊपर है। तो आप ये देखें कि हम सिर्फ सालाना $1500 कमाते हैं। हमारे मुकाबले में अगर बरतानिया की बात करें तो वहाँ आमदनी, फ़ीकस आमदनी जो है वो सालाना वो तकरीबन $50,000 है। अमेरिका की 60,000 से भी, एक अंदाजे के मुताबिक तो अमेरिका की इस वक्त आमदनी जो है वो $72,000 पर कैपिटा है। अगर आप जापान की बात कर लें तो वहाँ भी आबादी की जो पर कैपिटा इनकम है वो 40,000 से ऊपर बनती है, $40,000 से, जबकि हम जैसे मुल्कों में सिर्फ 1500 है। अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो वो $1800 सालाना एक आदमी के हिस्से में आ रहा है। अगर आप इंडिया की बात करें तो वहाँ तकरीबन $1900 एक आदमी के हिस्से में आ रहा है। यहाँ स्टूडेंट हैरान हो रहे होंगे कि पर कैपिटा इनकम में हम बांग्लादेश से और इंडिया से भी पीछे हैं। जी हाँ, हम बांग्लादेश से और इंडिया से पीछे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि उन मुल्कों की आमदनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जबकि हमारी आमदनियाँ बहुत ही कम हैं। दूसरा फ़र्क है हमारे पास पैदावार के यूज़ का। तो रिसोर्सेज के यूज़ का, रिसोर्सेज होना और चीज़ है, उसको मैं अलग से बात करूँगा। रिसोर्सेज के इस्तेमाल, इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो आबादी का रेशो है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में 25% लोग तरक्की याफ्ता मुल्कों में रहते हैं और दुनिया की 75% आबादी जो है वो तरक्की पजीर मुल्कों में रहती है। तरक्की पजीर मुल्कों में आबादी जो है वो 75% आबादी है, जबकि तरक्की याफ्ता मुल्कों में टोटल आबादी 25% है। इसका मतलब है कि अगर दुनिया में 1 अरब की आबादी है तो उस 1 अरब की आबादी में 75 करोड़ अफराद गरीब मुल्कों में रहते हैं और 25% अफराद जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में रहते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में रिसोर्सेज की अगर आप बात करें तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। ये 75% आबादी है, दुनिया की सिर्फ 25% आमदनी इनको मिलती है। ये 25% हैं और दुनिया की 75% आमदनी के मालिक हैं। आबादी है 75 अफराद, आमदनी है ₹25। आबादी है 25 अफराद, आमदनी है ₹75 या $75। आप अंदाज़ा कर सकते हैं इन मुल्कों में और उन मुल्कों में कितना बड़ा डिफरेंस है। और उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट तीसरा बड़ा डिफरेंस। तीसरे बड़े डिफरेंस में शराब आबाद और शराब पैदाइश है। ये जो गरीब ममालिक हैं इनमें आबादी 3% से लेकर 4% सालाना आगे बढ़ रही है।
सालाना 3% आगे बढ़ रही है आबादी। इसका मतलब है कि जिस मुल्क की आबादी आज 1 करोड़ है, अगले साल वो 1 करोड़ 3 लाख हो जाएगी, जबकि तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये 1% से भी कम है, लेस देन कम 1% है ये। तो इसका मतलब है कि ये लेस देन 1% का मतलब है कि सालाना 1% भी नहीं बढ़ रहे। अगर किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की आबादी 1 करोड़ है तो अगले साल वो 1 करोड़ 1 लाख भी नहीं होगी, हम 1 करोड़ 3 लाख हो जाते हैं। इसलिए चूंकि आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, इसकी भी वजह से हम बहुत गरीब हैं। तो इन मुल्कों में आबादी के बढ़ने का रेशो ज़्यादा है, यहाँ आबादी के बढ़ने का रेशो कम है। यहाँ एक बड़े काम की बात यह भी है कि इन मुल्कों में मरने की रफ्तार भी कम है, यहाँ मरने की रफ्तार भी ज़्यादा है। इन मुल्कों में है वो 4 से 8 फी हज़ार है, और यहाँ मरने वाले लोगों की अफराद की तादाद जो है वो 10 से 20 अफराद 1000 पर हैं। तो यहाँ हमारा मरने का रेशो भी ज़्यादा है और हमारे पैदाइश का रेशो भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट मुमकिना उम्र का फ़र्क। ये जितने भी तरक्की पजीर मुल्क हैं, इसमें आम आदमी की उम्र जो है वो 62 साल से लेकर 65 साल होती है, जबकि अगर आप इन मुल्कों का जायजा लें तो यहाँ एवरेज उम्र जो है वो 75 से 77 साल है। हमारे मुल्कों में लोग 65 साल एवरेज ज़िंदा रहते हैं, वहाँ 75 साल एवरेज ज़िंदा रहते हैं। यूँ दुनिया में रहने का रेशो उन लोगों का ज़्यादा, वो ज़्यादा देर दुनिया में रहते हैं, हम कम देर दुनिया में रहते हैं। उसके बाद है हमारे पास देही और शहरी आबादी का फ़र्क। हमारे मुल्कों में, गरीब मुल्कों में तकरीबन 70% आबादी देहातों में रहती है और सिर्फ 30% लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं। ये 30% भी बड़ा मुहतात अंदाज़ा मैंने बताया, वरना इससे कम है ये। और अगर इन मुल्कों की बात कर लें तो उन मुल्कों में सिर्फ और सिर्फ 20% अफराद देहातों में रहते हैं और 80% अफराद जो है वो शहरी आबादी है। हमारे पास शहरी आबादी कितनी है? 30%। उनकी शहरी आबादी कितनी है? 80%। जाहिर है कि जिस मुल्क में लोग देहातों में ज़्यादा रहेंगे वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा। जिन मुल्कों में शहरों में रहते हैं ज़्यादा लोग, उनमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़रा बेहतर होता है। तो इन मुल्कों में चूँकि देहातों में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है। उन मुल्कों में चूँकि देहातों में रहने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। एक बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद है हमारे पास कर्ज़ों का फ़र्क। स्टूडेंट, ये जितने भी ममालिक हैं गरीब, ये सारे के सारे कर्ज़ा लेकर गुजारा कर रहे हैं, कर्ज़ा लेकर अपनी इकोनॉमी को चला रही हैं, जबकि तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो कर्ज़ा लेने के बजाय कर्ज़ा देते हैं। वैसे वो भी कर्ज़ा लेते हैं, लेकिन अपनी टोटल बजट का, टोटल पैदावार का, ग्रोथ रेट का बहुत कम हिस्सा होता है, जबकि हमारे जैसे मुल्क रोज़ाना ही कर्ज़ा ले रहे होते हैं। और उस कर्ज़े के नतीजे में हमारे पास हालात ये हैं कि अभी कल ही मैं ये खबर सुन रहा था कि पाकिस्तान की मुआशी टीम और IMF के दरमियान में ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं कि इस वक्त जो बजट आएगा 2021 का, उसमें जो इस्लाहात हैं, जिसमें टैक्स है, कीमतों के बढ़ाने हैं, तनख्वाहों, उस पर मुआहदा तय हो गया है। तो हम अपना बजट बनाने के लिए IMF से पहले तजावीज़ मंजूर करवाते हैं और फिर अपने बजट को बनाते हैं। हमारा बजट, हमारी कंट्री, हमारा सब कुछ बजट बनाते हैं वो ममालिक, तब जाके हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, मैं बड़ी माज़रत के साथ कहना चाहता हूँ कि हम आज़ाद कौम हैं, मुझे नहीं पता हम आज़ाद हैं या नहीं। एक एक चीज़ के आज भी हम गुलाम हैं। बजट तक तो हम अपना खुद मंजूर नहीं करवा सकते। बजट मंजूर करने के लिए तो हम आज भी IMF के दर पर झुकते हैं जाकर, वो जाके ओके करती है, तब जाके हम बजट बना सकते हैं। इस पर कभी वीडियो बनाऊंगा। यहाँ चलते चलते सिर्फ आपको दिलचस्पी के लिए बताता चला जाऊँ कि इस वक्त पाकिस्तान में टोटल कर्ज़ा, सुनकर परेशान हो जाएंगे आप, इस वक्त 2020 जून में हम खड़े हैं। इस वक्त पाकिस्तान का मजमूई कर्ज़ा तकरीबन 42,000 अरब मौजूद है। इस वक्त 42,000 अरब का कर्ज़ा है हमारे पाकिस्तान पर। कभी बात करेंगे कर्ज़े पर भी, एक अलग से वीडियो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि कर्ज़े के मौजू पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। 1947 से लेकर आज तक जितने भी कर्ज़े हैं इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे हम। उसके बाद बड़ा फ़र्क जो है इन मुल्कों का वो है तालीम और रोज़गार का फ़र्क।
تو ان ملکوں میں جس طرح پاکستان ہے تعلیم کی بڑی کمی ہے، روزگار کی بڑی کمی ہے، جبکہ ترقی یافتہ ملکوں میں تقریباً 99% لوگ جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں۔ ہمارے ملکوں میں 50% بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملکوں میں 40% سے لے کر 50% تک کا جو لٹریسی ریٹ ہے ان ملکوں میں 99%، بہت سے ملکوں میں تو 100% بھی ہے لٹریسی ریٹ۔ اگر آپ ان ملکوں میں بے روزگاری کی بات کریں تو ان ملکوں میں بے روزگاری کی شرح 1% تک رہتی ہے، بڑی بات ہوتی کبھی کبھی 1.5 تک چلی جاتی ہے۔ تو جبکہ ان ملکوں میں بے روزگاری کی شرح ڈبل فگر میں عام طور پر ہی داخل رہتی ہے۔ اس وقت بھی پاکستان میں بے روزگاری جو ہے وہ 9% سے زیادہ ہے۔ اور اگر آپ کورونا کی صورتحال کو شامل کر لیں موجودہ حالت میں، تو میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی بے روزگاری کا جو ریٹ اگر نکلے، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے کیلکولیٹ کر لیں تو اس وقت پاکستان میں بے روزگاری جو ہے وہ 20% سے اوپر نکلے گی، اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ 20% بھی میں محتاط اندازے سے کہہ رہا ہوں، میرے خیال کے مطابق اس وقت پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 25% ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ان ملکوں میں جو پیشہ ہے اور ہمارے ملکوں میں جو پیشہ ہے، اس کا بڑا فرق ہے۔ اسٹوڈنٹس، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں روزگار جو ہے وہ زیادہ تر زرعی ہے، ہماری قومیں زرعی ہیں، جبکہ وہ قومیں صنعتی ہیں۔ ان کا روزگار کا تعلق، ان کے کمانے کا، ان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار صنعتوں پر ہے، اور ہماری معیشت کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ زراعت پر ہوتا ہے۔ زراعت پر انحصار کریں گے تو کرائسس زیادہ ہیں، کلیمٹیز زیادہ ہیں اور رزق زیادہ ہیں، جبکہ صنعتوں میں کمائی کے ذریعے زیادہ ہوتے ہیں، اور صنعتیں ویسے بھی ذرا تھوڑی سی اور صنعتوں کے بارے میں یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ زیادہ جنریٹ کرتی ہے کیپٹل کو اور پیسے کو، اور یہاں انکم میں بہت کمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے بنیادی سہولتوں کی کمی۔ ہمارا اور ان کا ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی، تعلیم کی، ٹرانسپورٹیشن کی، روزگار کی، صحت کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ ترقی یافتہ ملکوں میں یہ سہولتیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ وہاں آبادی کا بہت بڑا حصہ، مور دین 95% آبادی ان سہولتوں سے بہرہ مند ہے، جبکہ ہماری آبادی کا آدھا حصہ، اب پاکستان میں ہی چیک کر لیں، 60% آبادی کے پاس تو صاف پینے کا پانی بھی نہیں ہے پاکستان، اور پاکستان میں 30% افراد ایسے ہیں جو رات کو بھوکا سوتے ہیں۔ 30% افراد پاکستان میں ایسے ہیں جن کے پاس 3 وقت کا کھانا موجود نہیں۔ اگر ان کو ناشتہ مل گیا تو لنچ نہیں ملے گا، لنچ مل گیا تو ڈنر نہیں ملے گا، ایک وقت ضرور بھوکا رہیں گے وہ 30% لوگ کم از کم۔ اور کورونا کی صورتحال میں یہ آبادی اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اور زیادہ جو ہے غربت زیادہ ہو گئی۔ بنیادی سہولتیں نہیں ہیں ہمارے پاس، رہنے کی سہولتیں نہیں ہیں، مکانات نہیں ہیں غریبوں کے پاس، ایون کہ پاکستان میں تو کرائے پر بھی مکان ملنے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وسائل کی کمی، ان ملکوں میں وسائل بہت کم ہیں، جبکہ ترقی یافتہ ملکوں میں وسائل کی بہتات ہے، بھرمار ہے، وہ لوگ بہت آگے بڑھ گئے۔ سعودی عرب کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، کینیڈا کو دیکھ لیں، جاپان کو دیکھ لیں، ان کے پاس ریسورسز بے تحاشا ہیں اور انہوں نے اسے صحیح استعمال بھی کیا۔ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی، کہیں ہمارے اوپر قدرتی پرابلمز بھی ہیں، لیکن ہماری نالائکیاں اس سے زیادہ ہیں۔ آپ پاکستان کو ہی دیکھ لیں، میری معذرت کے ساتھ، کہ پاکستان میں کوئلہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 5 بڑی کنٹریز جو کوئلہ کی حامل ہیں، جو جس کے پاس کوئلہ کے ذخائر موجود ہیں، ان 5 بڑی قوموں میں سے ہیں ہم ایک، لیکن مجال ہے کہ ہم اس کوئلے کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس کوئلے سے منہ کالا کروانے کے لیے، پتہ نہیں ہم نے یہ کوئلہ منہ کالا کروانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور منہ کالا کروا بھی رہے ہیں ہم خدا نخواستہ۔ تو میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کوئلے کو استعمال کریں، اس کوئلے سے منہ کالا کروانے کی بجائے اپنے قرضے کو اتارنے کی کوشش کریں، اس کوئلے کو ہم یوٹیلائز کریں، پاکستان کی اکانومی اچھی ہو جائے گی۔ پاکستان کے بارے میں بار بار یہ کہتا آ رہا ہوں کہ وسائل کی کمی کا میں قائل نہیں ہوں، پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں وسائل کا استعمال نہیں ہو رہا، غلط استعمال ہو رہا ہے، استعمال کرنے والے حکمران نہیں مل رہے ہمیں۔ 1947 سے لے کے آج تک ہم پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا، اور میری دعا میں بھی شامل ہوں کہ اللہ پاک پاکستان کو محبت کرنے والے، پاکستان میں نیک نیت اور ایماندار حکمران دے دے، تاکہ یہ ریسورسز صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں یہ کشتی جو اکنامکس کی ہے بہت آگے بڑھ جائے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا، اور جانے سے پہلے آپ کو یاد کروانا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ شیئر کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں، اس کو فارورڈ ضرور کریں، اور ہاں بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر، حاضر ہوں گے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام۔